हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रुप ऑफ होम साइंस में। तो आज हम नया वीडियो लेकर आए हैं एक है जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन है इसमें आज के इस बहुविकल्प सीरीज में प्रैक्टिस सेट के रूप में। और इनको अच्छे से डिफाइन करते हैं, जैसे हर क्वेश्चन को प्रतिदिन 10 क्वेश्चन, अगर हम 15 क्वेश्चन लाते हैं तो उसमें से हम 50-100 क्वेश्चन बना देते हैं आप लोगों के लिए। तो ध्यान रहे, आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठे और क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, समझते जाएं उनको कि कहाँ कौन सा टर्म, कहाँ कौन सा सेंटेंस, किसकी कहाँ पे रिक्वायरमेंट है, किस क्वेश्चन को कैसे बनाना है, कहाँ से क्वेश्चन घूम सकता है, घुमा सकते हैं एग्जामिनर। वो सारे डाउट्स आज यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें दोस्तों के साथ में अपने, ठीक है। और अपना देखें आज का, इसमें वैल्यूएशन भी कर लेना कि 11 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर अच्छे से आप तैयारी कर रहे हैं तो लेवल हमारे क्वेश्चन का थोड़ा अच्छा रहता है। अगर अच्छे से कोई तैयारी कर रहा है तो वही सही कर पाएगा, बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन के जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग बिल्कुल नहीं कर पाते हैं इसमें बिल्कुल सही क्वेश्चन कुछ, ठीक है। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी करने वाले, टीजीटी पीजीटी हो या जीआईसी हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जो भी होम साइंस के कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। वीडियो जो है सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें ग्रुप ऑफ होम साइंस के, और आप ग्रुप ऑफ होम साइंस के फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 7 से 8 हज़ार मेंबर वहाँ पे ओनली होम साइंस के ही हैं, और कोई किसी डिपार्टमेंट का नहीं है, सिर्फ होम साइंस के मेंबर हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीडीएफ पड़ी हुई है वहाँ पे नोट्स की। तो इन चैनल पर जुड़ सकते हैं ग्रुप में, और जो भी क्वेरी है आपकी आप ज़रूर बताएं, हम तक शेयर करें, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के नए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चन नंबर पहला आज का है। पहला क्वेश्चन है, विच अमीनो एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बफरिंग ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के बफरिंग के लिए कौन सा अमीनो एसिड जिम्मेदार है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है वो ग्लूटामाइन है, दूसरा है वो वैलिन है, तीसरा ऑप्शन क्या है, अर्जिनिन है, और चौथा ऑप्शन हिस्टिडीन है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, यहाँ पे सही ऑप्शन है हिस्टिडीन है, यहाँ पे सही ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि हिस्टिडीन जो होता है वो ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन और जो प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं उनका काम क्या होता है कि ब्लड के पीएच को मेंटेन करना। और ब्लड का पीएच कितना होता है, वो होता है 7.4, यानी कि अल्कलाइन होता है ब्लड का पीएच। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। और स्टूडेंट का यूज कहाँ पे होता है मोस्टली, ये जो किन किन डिजीज में, किन किन में उसमें बेनिफिट होता है इसका स्टूडेंट का, ये जैसे रूमेटाइड अर्थराइटिस होता है, एलर्जिक डिजीज होती हैं, और अल्सर्स होते हैं, एनीमिया होती हैं, उन सब में ये, और जो किडनी फेलो होती है उन सब में ये लाभदायक होता है। कौन सा अमीनो एसिड, हिस्टिडीन। तो यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड जो है वो है हिस्टिडीन है, अर्जिनिन है और वैलिन है। ग्लूटामाइन जो है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये जो ग्लूटामाइन है, जो वो एनर्जी का एक तरीके का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स बोलते हैं इसको, किसके लिए, इंटेस्टाइनल एंड इम्यून सेल के लिए ये एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन। इसका जो सही ऑप्शन था वो क्या था, इसका सही ऑप्शन है हिस्टिडीन, इसका सही ऑप्शन। ध्यान रखिएगा आपको कि हीमोग्लोबिन के बफरिंग के लिए जो अमीनो एसिड जिम्मेदार है वो कौन सा है, वो है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन यहाँ पे सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर इंडिकेट्स, यानी कि जो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एक एनीमिया होती है एक प्रकार की, ये किस चीज़ को इंगित करती है, यानी कि किस न्यूट्रिएंट की कमी से होता है। कौन सा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं इसको, या ब्लड पिक्चर। थोड़ा घुमाया है यहाँ पे क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है परनीसियस एनीमिया, दूसरा है सिकल सेल एनीमिया, तीसरा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, और चौथा है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। तो यहाँ पे थोड़ा समझते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है, कि जो यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो है, पहले हम देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। यहाँ पे सही ऑप्शन है यहाँ पे आयरन, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक ब्लड पिक्चर या माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। किसको हम, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो कौन सा है, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है। और जो
फोलिक एसिड की कमी से जो होता है उसको भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कि जो फोलिक एसिड की कमी से जो एनीमिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक मैक्रोसाइटिक। ठीक है, माइक्रो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है माइक्रो। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे फोलिक एसिड की कमी से जो होता है वो क्या होता है, हाइपोक्रोमिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है, और फोलिक एसिड को क्या बोलते हैं, फोलिक एसिड को हम विटामिन B9 की बोलते हैं, विटामिन B9 भी बोलते हैं फोलिक एसिड को। ठीक है, और परनीसियस एनीमिया जो है यहाँ पे, वो परनीसियस एनीमिया जो है वो विटामिन B12 की कमी से है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जो परनीसियस एनीमिया है वो विटामिन B12 की कमी से होने वाली एनीमिया को क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है। ठीक है, यानी कि आनुवंशिकी विकार है, जिसमें जो ब्लड सेल्स जो होती हैं, हीमोग्लोबिन की जो RBC होती हैं, वो हंसिए के आकार के जैसी हो जाती हैं, मतलब कि ऐसे घूमी हुई, वैसे तो गोल होती हैं वो, लेकिन ये जब डिजीज होती है तो इसमें जो होता है वो क्या, हंसिए के आकार की जो हीमोग्लोबिन सेल्स होती हैं RBC, वो हंसिए के आकार की हो जाती हैं। इसमें अमीनो एसिड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ये तो जानते ही होंगे कि आप, इसका सही ऑप्शन क्या है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया को हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है, देखो कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड में नहीं बन पाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है वो नहीं बन पाता है, मतलब जो उसका जो रंग होता है एकदम डार्क रेड होता है, देखना होगा ब्लड का कभी। और वैसे जो ये जो एनीमिया हो जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, इसका जो रंग होता है ब्लड का वो ऑरेंज कलर का हो जाता है। ठीक है, ऑरेंज कलर का ब्लड का रंग हो जाता है। ठीक है, और आज के क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या था, एक बार इसको भी समझ लेना, ध्यान से नहीं भूल जाएं आप लोग। इसका जो सही ऑप्शन था वो था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा आज का, द शुगर सिरप विच फॉर्म्स अ सॉफ्ट बॉल इन कोल्ड वाटर कैन बी यूज टू मेक द फॉलोइंग। यानी कि चीनी की चाशनी को ठंडे पानी में एक नरम गेंद बनाती है। ठीक है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को पहले, कि चीनी की चाशनी है वो एक ठंडे पानी में जब हम उसको डालते हैं तो एक नरम गेंद बनाती है। उसका उपयोग निम्नलिखित में से क्या बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पहला है पीनट चिक्की, दूसरा है कैरेमल, तीसरा है लड्डू और चौथा है बर्फी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे इसका जो सही ऑप्शन है वो है बर्फी। यानी कि जब जो नरम सॉफ्ट बॉल जो स्टेज होती है उस स्टेज में हम बर्फी बनाते हैं शुगर की। ठीक है, यहाँ पे शुगर की कुछ स्टेजेस भी अभी हम समझेंगे, कि टोटल जो 7 स्टेजेस होती हैं शुगर कुकरी की, उनको भी हम अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे जो पहली स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, हम थ्रेड स्टेज बोलते हैं, यानी कि चाशनी से धागा बनाना, यानी कि धागा बनने लगता है। जैसे हमको चाशनी को गर्म कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई भी मिठाई बनाने के लिए, तो जो पहली स्टेज होती है वो होती है थ्रेड स्टेज। ध्यान रखिएगा, नोट करते जाइए, अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं नेट एग्जाम में, या कोई भी एग्जाम हो, इसी क्वेश्चन बनते हैं शुगर में। जो भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत ही टफ क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, आप लोग नोट जरूर करना है इन चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से। कि जो थ्रेड स्टेज होती है वो पहली स्टेज होती है, यानी कि चाशनी से धागा बनने लगता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 110 से 112 डिग्री होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका 110 से 112 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर। किसका, फर्स्ट स्टेज यानी कि थ्रेड स्टेज। दूसरी सेकंड स्टेज कौन सी होती है, सॉफ्ट बॉल होती है, जो इस समय इस क्वेश्चन में है। ठीक है, सॉफ्ट बॉल का जो होता है टेम्परेचर कितना, उसका 112 से 115 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा जो देखते हैं, तीसरी स्टेज कौन सी होती है यहाँ पे, फर्म बॉल। यानी फर्म बॉल में हम क्या बनाते हैं, फर्म बॉल होती है वो शुगर कुकरी की थर्ड स्टेज होती है, उसमें हम क्या बनाते हैं, लड्डू बना सकते हैं उसमें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ कि थर्ड बॉल में जो होता है उसका टेम्परेचर कितना, 118 से 120 होता है। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना रखते हैं बनाते समय, 118 से 120 रखते हैं। और हार्ड बॉल होती है एक स्टेज, ये कौन सी होती है, चौथी स्टेज होती है हार्ड बॉल, जिसमें एक मैशमेलो प्रोडक्ट होता है, उसको हम बना सकते हैं, स्वीट प्रोडक्ट होता है, बेकरी प्रोडक्ट, वो बनाते हैं। इसका टेम्परेचर कितना आता है, 121 से 130 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, 120 से 130 डिग्री सेल्सियस होता है किसका, हार्ड बॉल का। और सॉफ्ट बॉल उसके बाद आएगी, सॉफ्ट बॉल नहीं, सॉफ्ट क्रैक स्टेज आएगी, जो पांचवी स्टेज होती है वो होती है सॉफ्ट क्रैक। उसमें जैसे बटर स्कॉच हो गए और जो टॉफ़ी हो गए, वो चीज़ें बना सकते हैं हम उसमें। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 131 से 143 डिग्री सेल्सियस होता है उसका टेम्परेचर। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को।
छठवीं स्टेज जो है वो है हार्ड क्रैक। हार्ड क्रैक से हम क्या बनाते हैं, हार्ड क्रैक से बनाते हैं पीनट चिक्की। हार्ड क्रैक, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। हार्ड क्रैक से क्या बनाते हैं, पीनट चिक्की। उसका टेम्परेचर कितना होता है, 149 से 155 होता है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, 149 से 155 उसका टेम्परेचर होता है। और लास्ट स्टेज जो होती है वो होती है क्लियर लिक्विड या ब्राउन लिक्विड बोलते हैं उसको, या कैरेमल स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। सातवीं स्टेज जो है इसका टेम्परेचर 160 से 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं इसका टेम्परेचर। और इससे क्या बनाते हैं, इसमें जो कैरेमल होते हैं वो बनाए जाते हैं, जो शुगर की लास्ट स्टेज होती है जो बिल्कुल एकदम ब्राउन हो जाती है, भूरी तरीके के देखे होंगे आप लोग, तो उसको कैरेमल स्टेज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। आज का नया क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट ऑफ कंटेंट्स, यानी कि चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट में कितने कार्ड शामिल हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 31 कार्ड, दूसरा है 25 कार्ड, तीसरा है 15 कार्ड, चौथा है 10 कार्ड। कितने कार्ड यहाँ पे शामिल हैं, किसमें, कैट में, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो ये होता क्या है, एक तरीका को पहले हम ये समझते हैं कि इसमें जो इमेजेस कुछ दिखाई जाती हैं 10 कार्ड होते हैं इसमें। सही ऑप्शन जो है यहाँ पे क्या है, 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसमें जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट है जो उसमें कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें करते क्या कि इसमें इमेजेस बनी होती हैं कार्डों में, और वो इमेजेस दिखा करके हम बच्चों को कुछ स्टोरी पूछते हैं कि आप इनके बारे में कुछ बताइए। तो निगेटिव या पॉजिटिव जिस वे में आप बताते हैं वो बताते हैं। तो उस तरीके से ये एक बच्चों का आईक्यू टेस्ट या मेमोरी टेस्ट का ये एक मेथड है या ऑप्शन है, इसको बोल सकते हैं। 10 साल से जो बड़े बच्चे होते हैं उन पर ये किया जाता है मोस्टली, ठीक है, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। और ये सबसे पहले ये किसने किया था, मतलब इसके फाउंडर कौन से, इसके हेनरी मोरे, ठीक है। इसके जो फाउंडर हैं वो हेनरी मोरे हैं कैट के, ठीक है। एक ऐसे होता है टैट, TAT, यानी कि थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है। तो उसमें कितने कार्ड होते हैं टैट में, टैट में जो होते हैं वो कितने कार्ड होते हैं, 31 कार्ड होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और कैट में कितने होते हैं, कैट में यहाँ पे 10 कार्ड होते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा ना आपको क्वेश्चन। यहाँ पे जो चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, यहाँ पे कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं, ठीक है, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 5 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेब इज यूज्ड फॉर कुकिंग इन माइक्रोवेव, यानी कि जो माइक्रोवेव के थ्रू जो खाना बनाते हैं तो उसमें कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं, किस तरंगों के माध्यम से हम पकाते हैं भोजन को। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, दूसरा है अल्ट्रावायलेट वेव है, तीसरा है गामा वेव्स, और चौथा है हीट वेव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन वो कौन सा है, वो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही ऑप्शन है। ध्यान रखिएगा इसको कि माइक्रोवेव से जो तरंगें निकलती हैं जिनके थ्रू खाना बनाते हैं वो उनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वें पे चलते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो ये तो आपको पता ही होंगे कि एसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे हम एक थोड़ा सा ट्रिक बताते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड याद करने की। एसेंशियल अमीनो एसिड जो होते हैं वो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TB, मिल और पाथ, ठीक है। ये इतने जो हैं इनके नाम जो हैं वो सब एसेंशियल अमीनो एसिड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे TB, मिल, MILL और PATH, यानी कि ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथ्योनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ठीक है, फिनाइलएलानाइन, अर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड हिस्टिडिन। तो यहाँ पे देखिएगा सारे नाम बता दीजिए, सारे क्या हैं, ये हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, हिस्टिडिन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन और ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑल ऑफ द एबव है। यहाँ पे जो सभी प्रकार के हैं, ये भी एसेंशियल अमीनो एसिड है, ये भी है, ये भी है, और यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं आज का, बॉन्डेड फैब्रिक आर मेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि बॉन्डेड एक कपड़ा होता है, ठीक है। बॉन्डेड फैब्रिक आर मेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि बॉन्डेड कपड़ा किसके द्वारा बनाया जाता है या किस प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। तो बॉन्डेड होता क्या है, हम यहाँ पे समझते हैं थोड़ा बॉन्डेड क्या होता है। जैसे पेपर बैग देखे होंगे आप लोगों ने, पेपर बैग जो होते हैं वो मोस्टली बॉन्डेड फैब्रिक के ही बनते हैं वो क्वेश्चन, ठीक, वो बैग बनते हैं वो बॉन्डेड फैब्रिक के ही बनते हैं, क्योंकि
वो उसमें शॉर्ट फाइबर यूज किए जाते हैं जिनमें हम ना लूपिंग कर सकते हैं, कभी ना वीविंग कर सकते हैं, ना निटिंग कर सकते हैं। तो उसमें कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं, उसमें करते हैं हम लैमिनेटिंग। ठीक है, जो बॉन्डेड फैब्रिक से जो भी बनते हैं, जो बनाए जाते हैं चीज़ें, प्रोडक्ट, तो वो लैमिनेटिंग के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाकी वीविंग और नेटिंग के बारे में तो आपको पता ही होगा, अच्छे से पढ़े होंगे। लूपिंग ये सब एक फैब्रिक मेकिंग की प्रोसेस है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं आज का। ब्रोकर्ड फैब्रिक इज फेमस ऑफ, यानी कि ब्रोकर्ड है एक फैब्रिक, वो किस राज्य का फेमस है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए है। पहला ऑप्शन है केरला, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है राजस्थान और चौथा है वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से समझिएगा। ब्रोकर्ड फैब्रिक इज फेमस ऑफ। अब यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं हम कि यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, तो ब्रोकेड जो है वो एक प्रकार से जो जामदानी साड़ियाँ होती हैं वो पश्चिम बंगाल में बनाई जाती हैं, कलकत्ता में। ठीक है, तो उनमें जो वो जो बनाई जाती हैं साड़ियाँ, वो ब्रोकेड फैब्रिक पे ही बनाई जाती हैं। एक प्रकार का सिल्क, कॉटन सिल्क होता है सिल्क के, तो उस पे ये सारी कढ़ाई की जाती है, किस पे, ब्रोकेड फैब्रिक पे। तो यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश भी दिया होता है यहाँ पे इस ऑप्शन पे ऑप्शन, तो वैसे तो ब्रोकेड फेमस है बनारस का, क्योंकि बनारस में जो सिल्क साड़ी बनती है वो सब ब्रोकेड फैब्रिक पे ही बनती हैं। तो यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश दिया होता तो वो सही ऑप्शन होता, बट यहाँ पे यूपी नहीं है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है वो कौन सा है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल सही ऑप्शन है, यानी कि ब्रोकेड फैब्रिक इज फेमस ऑफ पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं आज का। 9वां क्वेश्चन, द बेसिक फूड आइटम्स लाइक आटा, सूजी, यानी कि आटा, रवा और एडिबल ऑयल्स जो होते हैं, आर स्टैंडर्ड्स एंड मार्केटेड अंडर द मार्कअप, यानी कि मूल खाद्य पदार्थ जैसे आटा, सूजी, खाद्य तेल आदि को स्टैंडर्डाइज किया जाता है और किसके चिन्ह के तहत विपणन किया जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं हम। पहले 4 ऑप्शन, एक मार्क है, एफपीओ है, बीआईएस है और आईएसआई है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग ये आया था कब, 1937 में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 1937 में एक मार्क आया था, एक एक्ट लागू किया गया था जिसमें एग्रीकल्चर से जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सब उनके स्टैंडर्डाइज उसमें दिया जाता है, उसमें ये स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, यहाँ पे एक मार्क है, क्योंकि ये आटा, खाद्य तेल और जो भी होते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जिनमें जैसे गेहूं वगैरह जो हम बनाते हैं, इनमें जैसे जो भी प्रोडक्ट बनते हैं तो उसमें एक मार्क का लेबल लगाया जाता है, स्टैंडर्ड उनको मार्क करता है। और एफपीओ क्या होता है, ये फूड प्रोडक्ट ऑर्डर होता है, 1955 में आया था। ठीक है, और ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस होता है, ये 1986 में आया था। ठीक है, यहाँ पे सारे ऑप्शन के सारे फुल फॉर्म और सन बता दिए उनके। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, जो बीआईएस होता है, ठीक है, वो आईएसआई हॉल मार्क देता है। आप समझ रहे हैं ना, बीआईएस जो होता है वो आईएसआई हॉल मार्क देता है। आईएसआई जो होता है स्टैंडर्ड, वो देता है, अप्लाई करवाता है। यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है आईएसआई की, वो एक प्रकार से बीआईएस है। इस क्वेश्चन को भी समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। द एमल्सिफाइंग एजेंट फाउंड इन एग, तो अंडे में पाया जाने वाला एमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एविडीन है, दूसरा है लेसिथिन, तीसरा है ओवा एल्ब्यूमिन, चौथा है लाइसिन। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो कौन सा है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है लेसिथिन। लेसिथिन जो है वो क्या होता है, एक योग में पाया जाता है, एक प्रकार का ये फास्फोलिपिड होता है। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसिथिन जो है वो किस में पाया जाता है, एक योग में पाया जाता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का फास्फोलिपिड होता है लेसिथिन। ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है, लेसिथिन। और हमने बताया था एक दिन आपको कि एविडिन क्या है, एविडिन के बारे में मैंने अच्छे से बताया था कि ये एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। क्या, एविडिन, एविडिन जो बायोटिन को बाइंड नहीं होने देता है, उनको मतलब उनको जो बाइंड नहीं करने देता है, कौन, एविडिन। अगर आप कच्चा अंडा ले रहे हैं तो एविडिन, बायोटिन की आपको कमी रहेगी। अगर आप पका के अंडा खा रहे हैं तो एविडिन अच्छे से बाइंड हो जाती है। ठीक है, तो एविडिन क्या है, एक एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर है। और ओवा एल्ब्यूमिन क्या है, ओवा एल्ब्यूमिन जो होती है वाइट प्रोटीन जो होती है, हम इसको बोलते हैं, जो वाइट पोर्शन होता है ना अंडे का, वाइट वाला, तो उसमें ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, वाइट पोर्शन में, तो ओवा एल्ब्यूमिन यहाँ पे। और लाइसिन क्या है, एक एसेंशियल अमीनो एसिड है, उसका कोई मैं तो नहीं यहाँ पे एमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में। तो यहाँ पे सही ऑप्शन कौन, अंडे में पाया जाने वाला एमल्सिफाइंग एजेंट कौन सा है, लेसिथिन है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं आज का।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट हीटिंग, निम्नलिखित में से कौन सी विधि शुष्क और नम तापन की विधि है? ऐसा मेथड जिसमें दोनों कुकिंग मेथड हैं, मॉइस्ट हीट और ड्राई हीट। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखते हैं, स्टीविंग, टोस्टिंग, ब्रेजिंग एंड ब्लांचिंग। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन मेथड हम इसको बोलती हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कॉम्बिनेशन मेथड कौन कौन सा है, उसमें कौन कौन से मेथड अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट मेथड अप्लाई करते हैं। तो उसका कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ब्रेजिंग जो है वो सही ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो ब्रेजिंग है वो सही ऑप्शन है इसका। जो ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट मेथड है वो ब्रेजिंग है। और ब्लांचिंग क्या होता है, यहाँ पे समझते हैं थोड़ा, ब्लांचिंग क्या होता है? ब्लांचिंग जो होता है मॉइस्ट हीट मेथड होता है, जैसे 2 से 3 मिनट तक हम किसी फूड प्रोडक्ट को या फूड को बॉयल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि उसमें जो एंजाइम होते हैं वो इनएक्टिव हो जाएं। ठीक है, एंजाइम इनएक्टिव हो जाए, कलर इनहेंस हो जाए, अच्छे से दिखे वो, तो उसके लिए हम ब्लांचिंग अप्लाई करते हैं। और टोस्टिंग और स्टीविंग हम अच्छे से समझा चुके हैं आपको। ठीक है, तो आज के ये 11 क्वेश्चन थे। कैसे लगे आपको पूरा वीडियो? एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कैसा रहा आज का वीडियो, किसके कितने सही क्वेश्चन हैं, 11 क्वेश्चन में से किसके कितने क्वेश्चन सही हैं वो भी कमेंट करके बताएं। और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से लोग हैं ऐसे जो वीडियो देखते हैं बट चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको वीडियो जल्द से जल्द मिलते रहें और समझते रहें। ठीक है, और ध्यान रखें आप लोग, जो लोग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं इस समय, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं होम साइंस वालों के, या टीजीटी पीजीटी का हो या जीआईसी की भी डेट आ गई है। ठीक है, तो वो लोग थोड़ा ध्यान रहे, किसी का ऐसे मटेरियल ना ले लें जान पहचान के बिना, ताकि उनका बैकग्राउंड एक बार पता कर लें कि या उनको वो होम साइंस बैकग्राउंड के हैं क्या, उनको जो, या सिर्फ कोचिंग बिजनेस के रूप में वो लोग आपको मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके दे देंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें कि जो मोस्टली जो बोलते हैं कि हमारे नोट्स ले लो, हमारे नोट्स, हज़ारों कोचिंग खुली हुई हैं, सब होम साइंस की खोल के बैठे हैं, जिनका लेना देना भी नहीं है होम साइंस से। तो उन लोग को भी ध्यान रखें कि ऐसे बिना किसी से जान पहचान या पूछे वो मटेरियल बिल्कुल ना पढ़ें। आप लोग बुक जितनी ज़्यादा अच्छे से अच्छे आप बुक प्रेफर करेंगे, उतना ही आपको बेनिफिट रहेगा, फ़ायदा रहेगा। ठीक है, और बाकी जो डाउट्स हैं वो हम क्लियर कर दे रहे हैं आपके। जहाँ भी कोई भी डाउट्स है वो कृपया करके पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए